ईरान पर इजरायल के हमले के बाद अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। खामेनेई का कहना है कि इजरायल को ईरान की ताकत का अंदाज़ा नहीं। जाहिर है ये युद्ध लंबा चलेगा। सवाल उठ रहा है कि इसका दुनिया की अर्थव्यवस्था पर, खास करके ऑयल सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान वो देश है जहां दुनिया में चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। तो इस ग्राफिक के जरिए देखिए कि ईरान कितना तेल क्या उत्पादन करता है। रोज़ 43 लाख बैरल से ज़्यादा तेल ईरान निकालता है। उसने 2024 में तेल निर्यात काफ़ी बढ़ाया है। 2024 की पहली तिमाही में उसने 141 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल निर्यात किया। बीते साल इसी अवधि से ये 28% ज़्यादा है, जबकि सिर्फ मार्च 2024 में उसने रोज़ 1.82 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया। जाहिर है ये निर्यात उसने युद्ध के लिए पैसे और साधन जुटाने के लिए भी बढ़ाया। वो भी इन दिनों खासा सस्ता तेल बेच रहा है। माना जा रहा है कि उसने जनवरी से मार्च के बीच 10 से 11 बिलियन डॉलर की कमाई की, जो इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के आधिकारिक बजट से ज़्यादा है। लेकिन ये स्थिति तब है जब इजराइल ईरान के तेल कुओं पर हमला नहीं कर रहा है। और अगर ये हमले हुए या इजराइल ने ईरान की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश की या अमेरिका ने उस पर नई तरह की पाबंदियां लाद दी तो क्या होगा? सवाल ये भी है कि ईरान का तेल जाता कहाँ है। उसका सबसे बड़ा आयातक चीन है। चीन को वो 22% ऑयल सप्लाई करता है, जापान को 14%, दक्षिण कोरिया को 10%, भारत को 13% ऑयल सप्लाई ईरान करता है। इसके अलावा ईरान श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के देशों तक भी तेल सप्लाई कर रहा है। हालांकि अमेरिकी पाबंदियों के बाद भारत ने ईरान का तेल खरीदना कम कर दिया है। अगर जंग की वजह से इसके सप्लाई चेन पर असर पड़ा तो तेल के दाम कुछ ऊपर जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्रूड ऑयल के दाम नीचे गिरे हैं, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे जो ऑयल सप्लाई पर हमला करने से बच रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में इसका असर पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये दूर की कौड़ी है। कम से कम 5 नवंबर तक, जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं होते, अमेरिका दोनों देशों को एक हद से आगे जाने से रोकना चाहेगा जंग की में। लेकिन ये भी संभावना है या आशंका है कि वो दिन दूर नहीं कि अगर ये जंग जारी रहा तो फिर इसका नुकसान इस क्षेत्र में भी नज़र आएगा। ईरान इजराइल जंग का असर इस पे भी पड़ सकता है। वैसे इस हफ्ते में क्रूड ऑयल के जो दाम हैं वो कम हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने जो बदले में हमला किया था ईरान पर, वो किसी भी तरह से तेल भंडार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, और जो तेल भंडार हैं ईरान के, उन पर कोई हमला नहीं किया गया। इसलिए किसी भी तरह के हिंसा में और ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी गई। तो दोनों तरफ से जो हमले हो रहे हैं वो थोड़े संभल कर हमले किए जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक लिमिटेड नेचर के स्ट्राइक्स हैं, ताकि जो तेल का आधारभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑयल का, उसके ऊपर हमला ना हो। लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और एक दूसरे को धमकी भी दे रहे हैं। ईरान ने भी एक बार धमकी दी है कि इजराइल वो इसका अंदाज़ा नहीं है कि ईरान अपना जवाबी हमला और कितना बढ़ा सकता है। इसके अलावा ये भी खबर है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई का जो एक्स पे हैंडल है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक्स यानी कि जिस पर वो पोस्ट करते हैं, उसे हिब्रू भाषा में सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके ज़रिए वो अपने संदेश दे रहे थे हिब्रू में भी वहाँ के लोगों को, उसे बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रक्षा मामलों के जानकार। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है और अब सीधा टकराव भी है। दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और हमले भी हो रहे हैं। जवाबी कार्रवाई की भी बात है, पर देखा जा रहा है कि दोनों देश जो है वो संभल कर फिर भी एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। खास करके जो ऑयल सप्लाई चेन है उसके हिसाब से अगर इसे हम समझें, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो गिरे हैं, तो यानी कि उनका जो ऑयल का भंडार है, तेल का भंडार है, उस पर हमला करने से बचा जा रहा है। तो क्या
स्वरूप है इस युद्ध का अभी दोनों देशों ईरान और इजराइल जो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो नगमा, इसमें कोई शक नहीं। जो अगर आप इसराइल के टारगेट देखें, अगर वो करना चाहते तो सबसे प्रायोरिटी थी उसको न्यूक्लियर फैसिलिटी, और फिर ऑयल और एनर्जी फैसिलिटी, और तीसरा था मिलिट्री के जो एक प्रकार टारगेट से मिसाइल साइट, रॉकेट साइट, और जो हेडक्वार्टर। मगर ये जो दोनों है, एक तो न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको अटैक नहीं किया। उसकी वजह यही थी, एक तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है और वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर। बट सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो एनर्जी सेक्टर था, जो ऑयल और गैस के भंडार है, अगर इसराइल गैस के भंडारों पर हमला करता ईरान के, तो ये सच्चाई है, बहुत ज्यादा नुकसान होता। और उसका नुकसान क्या होता कि ईरान भी पलटवार करता जो इसराइल के भंडार हैं, और बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, जो बाकी मिडिल ईस्ट के अंदर भंडार है, उन पे भी हमला हो सकता था। तो देखो इसका इकोनॉमी कितना इफेक्ट होता, एडवर्स इफेक्ट पूरी इकोनॉमी पे होता। पहले ही पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगा गई है। अगर एनर्जी सेक्टर पे हमला कर देता इसराइल, तो पलटवार ईरान करता, और इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो इतना खराब होता कि जो पहले ही इकोनॉमी जो अच्छा नहीं करी, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। तो इसलिए अमेरिका ने भी और बाकी यूरोपियन कंट्री ने एक प्रेशर डाला इसराइल पे कि आप जो है ना न्यूक्लियर फैसिलिटी, ना इनकी ऑयल और गैस की जो एक प्रकार से इंस्टॉलेशन है, उन पे हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा एडवांस, और इससे इसराइल को भी नुकसान। मुझे लगता है इसराइल ने ये माना, और इसराइल ने जो हमले किए हैं ये उन जगह पे किए हैं जहां से इसराइल के ऊपर हमले आए थे 1 अक्टूबर को। वो तो वही मिसाइल साइट वगैरह, कितना वहां नुकसान हो है वो समय बताएगा। मगर मुझे लगता है कि क्या ईरान इसको रिस्पॉन्ड करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? मुझे लगता नहीं कि ईरान नहीं चाहता कि इस लड़ाई के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। वो अभी भी जो है इसको बचने की कोशिश कर रहा है। हाँ, उसके ऊपर प्रेशर है कि इजराइल ने वार किया तो आप कुछ करें, मगर वो नहीं चाहता डायरेक्टली इन्वॉल्व होना। मुझे लगता नहीं कि वो डायरेक्टली कोई इतना बड़ा कार्रवाई करेगा जिससे फिर इजराइल पलटवार करेगा और फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। मुझे लगता है वो अपने जो प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्लाह, होती और हमास, उनके तरफ से ही कुछ ना कुछ कार्रवाई कराने की अब की बार कोशिश करेगा, ना कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो। अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा तो फिर मुझे लगता है कि या तो वो एक प्रकार से फिक्स मैच होगा, पहले ही पता लग जाएगा इसराइल को, उसका आयरन डोम और थर्ड सिस्टम उसको बर्बाद कर देंगे, या फिर अगर इसराइल का नुकसान हुआ तो फिर इसराइल ईरान पे पलटवार करेगा, और अब की बार जो इसराइल का हमला होगा वो बहुत पुख्ता होगा, और उससे क्या होगा कि एक प्रकार से ये लड़ाई जो है फैलने के चांसेस हैं। तो जी, मुझे तो लगता है अभी कि जो दोनों जिसको देश मद्देनजर अभी देखो। मेजर जनरल अश्विनी सिराज, अभी जो दोनों देश से इसको बढ़ाने से बच रहे हैं, लेकिन अपने अपने देशों के लिए दिखाने के लिए भी ज़रूरी है कि एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल फैलाना ना ईरान चाहता ना इसराइल। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल सच्चाई बोली आपने कि इनके ऊपर प्रेशर है डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी से। ईरान पे भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाएं, इसराइल ने वार किया है, आपके ऊपर नुकसान किया है। मुझे लगता है ज्यादा अपनी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको दिखाने के लिए ये कार्रवाई हो रही है, ना कि एक्चुअल कोई नुकसान करने। और यही प्रेशर जो है नेतन्याहू के ऊपर भी है, इसराइल से है, उसकी जो इंटरनल जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी है, प्लस उसके जो एक प्रकार कैबिनेट के अंदर है हार्डकोर, वो चाहते हैं कि ईरान पे बहुत जबरदस्त हमला होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये है, मगर ऐसा लगता है दोनों देश बचना चाहते हैं इस लड़ाई को फैलाने से। दोनों देश प्रेशर में हैं। देखो और यूं दोनों तो देश क्यों बचना चाह रहे हैं इस लड़ाई को फैलाने से? ईरान के लिए क्या एट स्टेक है? दुनिया की ऑयल सप्लाई पर क्या असर पड़ सकता है? हम एक बार फिर मैप भी दिखा रहे हैं कि किन किन देशों को ईरान जो है वो तेल सप्लाई करता है। भारत में भी यहाँ से कितनी तेल आती है और तेल आता है, और उसके अलावा जो बाकी देश हैं वहाँ, जैसे चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, भारत है, इन तमाम देशों में ईरान की ऑयल सप्लाई, और दुनिया की जो ऑयल सप्लाई है या ऑयल प्रोडक्शन है कुल, उसमें ईरान का एक बड़ा हिस्सा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाज। हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला नगमा, कि करीब करीब 27 से 32% जो है ऑयल पूरे वर्ल्ड में ये ईरान, मिडिल ईस्ट से आता है, और इसका ज्यादा हिस्सा आपका ईरान से आता है। अगर ईरान, दूसरा ये भी सच्चाई है नगमा, कि ईरान भी तो चुप नहीं बैठना, प्लस बाकी कंट्रीज के ऊपर भी वो अटैक करेगा।
तो सच्चाई ये है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा इकोनॉमी डगमगा जाएगी पूरे वर्ल्ड की, और ये जो ऑयल के रेट्स हैं वो अभी स्काई रॉकेटेड हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा पूरी इकोनॉमी पे। मुझे लगता है इसीलिए ये दोनों देश बच रहे हैं कि ना तो न्यूक्लियर फैसिलिटी और ना ही एक प्रकार से जो आपकी एनर्जी उस पर हमला हो, दोनों जी। बचने करें। जो भी कर रहे हैं ये अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रहे हैं। और एक चीज को ध्यान रखना है, जो इलेक्शन है एक प्रकार से अमेरिका के अंदर नवंबर में, उसका भी काफी इम्पैक्ट है। बाइडेन चाहते हैं कि कुछ इलेक्शन से पहले बड़ी चीज ना हो, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बातचीत से हल निकले, कोई ना कोई सीज फायर हो। वो सीज फायर तो मुझे नहीं लगता होएगी, मगर ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं इजराइल भी नहीं चाहता इस लड़ाई का दायरा बहुत ज्यादा बढ़े, और स्पेशली गैस ऑयल के जो भंडार हैं उनको बिल्कुल हिट करने की कोशिश नहीं करेगा, ना न्यूक्लियर फैसिलिटी। क्योंकि अगर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी हिट करने की कोशिश की, एक तो वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, अंडरग्राउंड है, पहाड़ों के अंदर है, और दूसरा तो फिर ईरान जो है बहुत पलटवार करेगा, और उससे क्या है, लड़ाई का दायरा इतना बढ़ेगा कि फिर ये खत्म होने वाली नहीं। जी। एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर नगमा, कि मुझे लगता नहीं कि रूस और चीन भी चाहते हैं कि ऑयल सेक्टर पे इम्पैक्ट हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे भी बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली चीन की पे। चीन का को भी ऑयल यहाँ से जाता है मिडिल जी। ईस्ट से, जी। और भारत को जी, बहुत चीन को ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट। 22% तेल यहाँ से जा रहा है ईरान की तरफ से, खास तो करके जैसे मिडिल ईस्ट, बिल्कुल जो मध्य वेस्ट एशिया की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर से जो तेल का प्रोडक्शन है उसमें ईरान का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चीन को 22% तेल, जापान को 14%, दक्षिण कोरिया को 10%, भारत को 13%, और इसके अलावा यूरोप के कुछ देशों में भी यहाँ से ऑयल सप्लाई होती है। साथ ही श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका को भी ऑयल सप्लाई की जाती है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटीज़ हैं ईरान में, उन पर हमले से इजराइल बच रहा है। साथ ही जो उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ पर भी। तो युद्ध में लगातार दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक सीमित तौर पे हमले किए जा रहे हैं, ताकि इसका दायरा बहुत ज़्यादा ना फैले या नुकसान जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना हो। धन्यवाद आपका मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ जुड़ने के लिए।